कश्मीर जो है आज वापस जो है अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गया है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है, जो जनता को जो राहत पहुंचानी थी, वो जनता को राहत पहुंचाना तो दूर, जनता का लाखों करोड़ों का जो पैसा है उसको जो है बर्बाद करने पर, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है वो बर्बाद करने में लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, मीडिया के ऊपर जो है कुठाराघात हो रहा है। इस तरह की स्थितियां पूरे देश में पैदा हो गई है, तो निराशाजनक माहौल है, एक अराजकता का माहौल है, कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से शेखावत साहब ने कहा है कि स्थितियां जो है वो बड़ी विकराल सी जो है वो नजर आ रही है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी मनीष जी ने कहा कि जीडीपी बढ़ी है। अब ये पता नहीं कौन सा आंकड़ा यहाँ पेश कर रहे हैं। खुद अरुण जेटली जी ने कहा कि देश की जो जीडीपी है वो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने जो है उसका जो आरोप है वो स्वयं पर नहीं लिया। उन्होंने उसका आरोप जो है वैश्विक मंदी के ऊपर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो जवाबदेही है उससे मुकर रही है। आप ये देखिए कि जो जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो कि इकोनॉमी का सही एक जानकारी हमें देता है, वो जीवीए जो है 10% के आसपास था मार्च 2016 में, जो आज जो है 3.7% के आसपास पहुंच गया। तो हर तरीके से जो है स्थितियां निराशाजनक है, और देश का जीडीपी, देश का जीवीए, देश में रोजगार की कमी, लगातार जो है हम एक निराशा के दौर की तरफ इस मकर जाल को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। एक बार पूनम चंद भंडारी साहब के पास आना चाहूंगा। भंडारी साहब, मोदी सरकार के 3 साल हुए, कांग्रेस भी अब विफलता की बात करी, लगातार आम आदमी पार्टी जो है हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करती रही, और विपक्ष की तरफ से हमेशा एक सवाल उठ खड़ा हुआ, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे मायावती हो, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो मोदी सरकार का गुणगान करे उसके लिए तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर कहीं आलोचना होती है तो फिर कुछ एजेंसियां हैं जिनका इस्तेमाल हो जाता है, और बेजा इस्तेमाल करने के आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। ऐसा कुछ लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया, मायावती जी भी कहती रही हैं, और लगातार आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल साहब वो भी घेरते रहे। तो क्या माने, क्या कुछ इस तरीके के सत्ता में होने पर क्या इस तरीके के इस्तेमाल होते हैं? देखिए, 3 साल मोदी जी को हो गए हैं, भाजपा की सरकार 3 साल है। कौन सा वर्ग खुश है मुझे बता दें, सब नाराज हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो अच्छे दिन किसी के आए नहीं हैं। मुझे लग रहा है मोदी जी का, भाजपा का सिर्फ एक काम है, चुनाव कैसे जीता जाए, उस चुनाव मोड में हमेशा रहते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, किस प्रकार के भाषण तैयार किए जाए कि लोग आकर्षित हों, इसके अलावा कोई काम मुझे तो नजर आता नहीं है। कश्मीर के अंदर सरकार इनकी है, कश्मीर में क्या हालत हो रही है, सैनिकों पर पत्थर डाले जा रहे हैं, कौन रोक रहा है? मोदी जी आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्टेट में वहां सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, आप निर्णय लीजिए भाई, सर्वदलीय बैठक बिठाइए, बुलाइए, इस कड़े फैसले लीजिए। आप वो नहीं कर रहे हैं। कड़ी दवाई महंगाई के रूप में हर एक को दे रहे हैं। सब क्षेत्र के अंदर हर वर्ग नाराज है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कौन सा वर्ग खुश है? व्यापारी वर्ग बड़े फैसले लेते हैं तो आप ही फिर दुखी करके सरकार के पीछे पड़ जाते हैं। नोटबंदी जैसा एक कड़ा फैसला लिया, और अब आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। नहीं, गलत फैसला, कड़ा फैसले का मतलब नहीं आप गलत फैसले लेंगे। तो नोटबंदी का मतलब ये नहीं कि आप गलत फैसले लेंगे। आप नहीं, गलत फैसला इसलिए, क्या कहा था मोदी जी ने, करप्शन रुकेगा, इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवादी गतिविधि रुक जाएगी, उनको पैसा नहीं जाएगा। क्या फर्क पड़ा मुझे आप बताइए? कौन सी आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई है? क्या कम हुआ है इस अपराध से? कौन से अपराध कम हो गए हैं? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा उससे, बल्कि आम जनता को नुकसान उससे हुआ है। आम जनता दुखी हुई है, बाकी पैसे वाले लोगों में कोई फर्क पड़ा नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात सही है कि इनका सिर्फ, मैंने आप बताया ना, विपक्ष को समाप्त करो, कैसे भी चुनाव कैसे जीतना है। लगातार यही राजस्थान में ही हो रहा है, ये चुनाव कैसे जीता जाए ये काम किए जा रहे हैं। अरे आप अच्छे काम करो, अपना जनता को चुनाव जिताएगी, उनको वो नहीं है। मसला जो है वो भंडारी साहब ने उठाया, उन्होंने कहा है कि नोटबंदी को लेकर जिस तरीके का है कड़ा फैसला नहीं, ये तो गलत फैसला है, और उसकी वजह से काफी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान आपको नजर नहीं आ रहा है, जनता त्रस्त है। नहीं, काले धन को रोकने के लिए बैंकिंग में एक सामान्य कानून है, डिमोनेटाइजेशन, और वो उसके चैप्टर में भी लिखा हुआ है। कितना काला धन आया, कहां आया, उसका क्या किया जाएगा, उस बारे में कोई भी जो है वो सार्वजनिक तौर पर कुछ तथ्य जो है वो नहीं है, इसलिए कोई संशय की स्थिति जवाब देना है बैंकिंग, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कारण हो सकते हैं
तो सुधार के प्रयास जब किए जाते हैं तो उसमें से जब समुद्र का मंथन होता है तो उसमें से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आप वहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में हमेशा नकारात्मक रहें। जो रोजगार की बात कही मैंने आपको बताया दुर्गेश जी की 5.5 करोड़ लोगों को केवल मुद्रा बैंकिंग से लोन दिया गया है, जो छोटे लोन है जिसके कारण व्यवसाय खड़े हो रहे हैं। ये सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, वो यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, तो ये कुछ डेफिनेशन चेंज हुई है। लेकिन आप ये कह सकते नहीं है कि कहीं पर करप्शन बढ़ गया है। जो आप पूरा जो आप देखेंगे चित्र, उसमें एक भी कोई आरोप केंद्र की सरकार पे किसी व्यक्ति पर नहीं है। और जहां तक भी आप देखेंगे जब नोट ही नहीं है, जब ये कह रहे हैं लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर कहां से भ्रष्टाचार के लिए पैसे आ रहे हैं। तो ये दोनों इनकी परस्पर विरोधी बातें हैं। जहां तक इसकी बात आई है, अभी 37% कमी आई है उनमें सरकारी अधिकारियों की जो पकड़ धकड़ होती थी और उसके तहत जो रंगे हाथों पकड़े जाते थे। पूरे भारत में 37% की कमी आई है ऐसे उनमें भ्रष्टाचार के प्रकरणों में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऑफिशियल एस्पेक्ट पर नीचे लेवल पर जो करप्शन है उसमें कमी आई है, और ऊपर लेवल पर तो आप देख ही रहे हैं कि बताने के लिए भी कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है करप्शन कम हुआ है। जहां तक काले धन की बात है, जब सारा धन सीधे सीधे तरीके से बैंकिंग आधार पर बैंक्स में आ जाता है और आप वो 15-20 लाख कब आएंगे बता दो। आप जो मोदी जी कहते थे काला धन तो वो है। अब ये बचकानी बातें करते हैं, आप बातें करते हैं। कोई भी व्यक्ति 15-20 लाख रुपया हो, मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे इसलिए वोट देने जा रहा हूँ। मोदी ने कहा भैया, मोदी ने कहा भाई, इन्होंने कहा तो किसी बात कर रहे हैं आप, बड़े शर्म की बात है। इसलिए इनकी दशा ऐसी हुई है, बड़े प्रासंगिक हो चुके हैं, नाम लेने के लिए कुछ जगह बचे हैं। और यही कारण है जनता ने इनको समझ लिया है कि ये जो बोल रहे हैं तो सुन लो। अल्टीमेटली उनका जनता से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ओम सैनी साहब काफी देर से आप अपना आप काफी देर से हमारी डिबेट को सुन रहे हैं। एक बार जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सैनी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या लगता है जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक शोर मचाने से सरकार आ जाएगी, ये जो गलत किया गया है, क्या लगता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस एक इनिशिएटिव ले रही है और सारे समान विचारधारा वाले जो दल हैं उनको विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है? क्या माने कि ये केवल राष्ट्रपति चुनाव को दुर्गेश पहले तो ये बता दूं कि ये 2019 का खाका तैयार हो रहा है। क्या था? डिमोनेटाइजेशन को किसी ने आलोचना नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने आज ही आलोचना की और आज ही छपा है, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े अखबार में छपा है। और साथ साथ में हमारी उपलब्धियों के बारे में आज के अखबार खोल के देख लीजिए क्या हालत है। औरों की बात छोड़ दीजिए, जयपुर शहर में आपने वर्ल्ड सिटी कह करके कह दिया कि साहब यहाँ पर कोई अब खुले में सोच नहीं जाता, फोटो छपी है बड़ी बड़ी, बड़ा स्पष्ट रूप से। और साथ साथ में तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप, और उसके बाद में जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं पे अमल होने की बात होनी चाहिए। खामखा प्रचार और खामखा का ये जो स्तुतिगान है, इससे जनता खुश नहीं होगी। आपको वोट कैसे मिले इसकी मैथमेटिक्स को भी बड़ा आराम से समझा जा सकता है। क्या मैथमेटिक्स है? इस देश को जोड़ना बहुत मुश्किल काम था। इस देश को जोड़ करके एक भारतीय संघ बना। उस संघ में किस तरीके से जातियों का विलोपन हुआ, किस तरीके से संप्रदायों को संतुष्ट करके रखा गया, उनमें जो बिखराव आ रहा है, जो तनाव पैदा हो रहा है, अपने आप संकट पैदा करने वाला है। मजदूर की हालत क्या है और किसान की हालत क्या है, सुसाइड बताती है। सब इस पे बहस करने का कोई सिलसिला ही नहीं है। कुल मिलाकर के आज जो कांग्रेस पार्टी की कमेटी ने जो फैसला किया, वो जो उनका कहना है, उस कहने में भी दम है, निश्चित रूप से है। और विपक्ष जिस तरीके से अपने आप को एकजुट करना चाहता है, उन्होंने एक रास्ता अपनाया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में स्थापित करेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की ये जो लहर, जो एक उनके मुताबिक एक खास किस्म के संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है, उसको रोकने की उनकी कल्पना है। और उस कल्पना को रोकने के लिए वो लोग जाकर के और अभी घोषणा कर चुके हैं चेन्नई के अंदर, जब डीएमके के नेता है उनके वर्षगांठ पर सारे लोग इकट्ठा और जो बात बोली है। और लगता है कि ऐसा अपने आप स्वतः ही सब कुछ होता है। लोगों को जब असंतुष्टि का सिलसिला आता है तो स्तुतिगान से कोई रक्षा नहीं हो सकती, चाहे वेंकैया नायडू खुद फरमा रहे हो या केंद्रीय नेता फरमा रहे हो या अपने सारे टीवी चैनल्स को अपने मुताबिक ढालने की चेष्टा, कोई सब कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ वादे किए हैं लोगों ने बड़े विश्वास के साथ में कांग्रेस पार्टी को परास्त करके आपको शासन सौंपा था और आपको ये सोचते हुए सौंपा था कि आप बेरोजगारी दूर करेंगे, आप महंगाई दूर करेंगे। ये कहते हैं समाजवादी समाज बनाने की कल्पना, गलत बोल रहे हैं। खासतौर से समाजवादी समाज के प्रति तो बिल्कुल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक निगाह बना रखी है कि समाजवाद
का यहाँ सिलसिला कुछ होना नहीं चाहिए, बड़ा स्पष्ट रूप से घोषित किया हुआ है। ये कहते हैं समाजवादी समाज बनाएंगे, वो सब कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की शक्लें बदली हैं, इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है, उसके नतीजे हैं आज कि हम देख रहे हैं नीति आयोग क्या कर रहा है। जो रोजगार देने की गारंटी हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है, जीवन यापन की गारंटी जो हमारे को मिली हुई है, जो सरकारें ये प्लान नहीं कर पाती थी, पहले कहते थे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये सब नारे लुप्त हो गए और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि डेवलपमेंट का ये मॉडल जो मनमोहन सिंह जी के वक्त में चला, जो अटल जी के वक्त में चला, वही बेहतर है। अब स्थापित ये हो रहा है कि ये मॉडल एशियन कंट्रीज के लिए, खास तौर से हमारे देश के लिए जहाँ संघीय शासन है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा कुछ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गारंटीज देता है और वो काम सरकार को करना होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाएं, कैसे दिए जाएं। आपने सारी संकल्पनाओं को डिस्टर्ब किया है। उन संकल्पनाओं से जो जिस तरह की बेचैनी है लोगों में, वो बेचैनी अब मेरा ख्याल है कि स्वर प्राप्त कर रही है, भाषा प्राप्त कर रही है, और वो भाषा और स्वर जब एक हो जाएगा तो बड़ा संकट होगा। और ये जो एक प्रतिबद्ध पार्टी जो आई थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास में अपना कैडर है, अपना सब कुछ है, उसके बावजूद जिस बात को अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बेहतर तरीके से स्थापित कर रहे थे, उस बात को मोदी जी ने बिल्कुल अलग रास्ते पे स्थापित करने की चेष्टा की है। और ये मेरा ख्याल है कि अच्छे संकेत नहीं है, और ये अच्छे संकेत नहीं है। यही वजह है कि प्रतिपक्ष अब अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में वो एक ऐसा उम्मीदवार तलाश करना चाहता है कि अगर सत्ताधारी दल किसी और को लाए तो वो भी उसको सामने एक सिंबॉलिक रूप से खड़ा करे, पराजय हो जाए, लेकिन ये स्थापित हो कि सब इन लोगों ने जो एक परंपरा थी किस तरीके से यूनाइट होकर के सारा सिलसिला होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसके बड़े बुरे बिल्कुल, तो एक सियासत जो है वो एक नया दौर निकल के मुड़ती भी नजर आ रही है। सियासी अगर रंग देखें तो बीजेपी और एंटी बीजेपी एक नई तरीके की सियासत जो है देश में देखने को मिल रही है, और अब इसी को दूसरे दल भी समझने लगे हैं। और कांग्रेस अब इसमें इनिशिएटिव ले सकती है कि राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर ही वो एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो विपक्ष का तैयार करे, ताकि मोदी सरकार, बीजेपी की जो एनडीए सरकार है, उससे लोहा लिया जा सके और 2019 का जो मिशन है उसकी तरफ जाया जा सके। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और चर्चा में इस चीज को जरूर आगे हम बढ़ाएंगे कि आखिर केवल राष्ट्रपति चुनाव ही मकसद है कांग्रेस का, या इसके पीछे रणनीति 2019 की है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।